तो सबसे पहले बढ़ते हैं बड़ी चुनावी खबरें इस वक्त जो आ रही है उसकी तरफ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर से लड़ने को तैयार हुए हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने फैसला लिया है कि लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। भोपाल से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही थी लाल कृष्ण आडवाणी की, लेकिन आडवाणी गांधीनगर से लड़ने के लिए चुनाव तैयार हुए। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने यह फैसला लिया। हम सीधे चल सकते हैं मेरे साथी अखिलेश शर्मा के पास। अखिलेश, क्या रही है प्रक्रिया? जैसे वो टिपिकली होता है भारतीय जनता पार्टी में, मानना मनाना फिर रूठना फिर मनाना, ऐसे हुआ है या आडवाणी जी ने सीधे सीधे मान लिया कि वो गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे? अगर इतने आसानी से हो जाता अभी का तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी होती नहीं है, जैसा कि हमेशा होता आया है। इसका चौथी बार हुआ है साल के भीतर के जब आडवाणी होते हैं और पार्टी जो उन्हें बनाने की कोशिश की है। जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक आज सुबह ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें भी आडवाणी नहीं आए। बाद में चुनाव समिति की बैठक में भी नहीं आए। उनके करीबी सूत्रों की ओर से कहा गया कि क्योंकि गुजरात में उन्हीं की सीट के बारे में चर्चा हो रही है, लिहाजा नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपने आप को बैठक में शुरू रखने का फैसला किया। लेकिन तब तक हमें इस बात की जानकारी मिल चुकी है, उन्हें इस बात की आशंका सता रही थी कहीं हरीश पाठक का और राजेंद्र राणा का टिकट नरेंद्र मोदी ना खा दे, इसलिए वो भोपाल जाने की धमकी देते हुए दिखाई दे। अखिलेश, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा और ऐसी जगह पर आइए, क्योंकि आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, हमें हम सुन नहीं पा रहे हैं ठीक से आपको। अखिलेश जी, अखिलेश अब आप सुन सकते हैं मुझे? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, अब बेहतर आवाज। जी अखिलेश, आप जो बता रहे थे प्लीज। मैं ये कह रहा था कि उधर से भोपाल का भी सीट जो है वो खाली रखी गई शिवराज सिंह चौहान की ओर से। कम से कम एक तरह से बीजेपी जैसे उसको पहले दबाव बनाने की कोशिश थी कि अगर आडवाणी कुछ मुद्दे हैं तो पार्टी को उन्हें एड्रेस करना चाहिए। इस बीच में तमाम घटनाक्रम चलता रहा, लेकिन जो मेरी लगातार बातचीत में जो लगातार रिपोर्ट करता रहा, तो साफ था कि आडवाणी गांधीनगर से ही चुनाव लड़ेंगे और ये सिर्फ उनकी एक तरह से पार्टी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश थी। क्योंकि आपको याद दे रहा हूँ, आपको भी याद होगा 2009 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव से पहले आडवाणी इन्हीं दो नामों के लिए खड़े हुए थे और तब नरेंद्र मोदी बिल्कुल अड़ गए थे, वो दोनों को ही टिकट नहीं देना चाहते। तब नरेंद्र मोदी अस्पताल में जाकर भर्ती हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद से आडवाणी की बात जो मानी गई पार्टी में और इन दोनों नेताओं को टिकट दिया गया। इस बार फिर से वही पूरा दिखाया गया, लेकिन इस बार फर्क इतना रहा कि मोदी जो है वो कमांडिंग टीम पर है और आडवाणी जो है वो। अखिलेश बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये सब जानकारी देने के लिए। अखिलेश शर्मा बता रहे थे कि किस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो मान गए हैं गांधीनगर से चुनाव लड़ने के लिए। बीजेपी के बड़े नेताओं में ये मान गए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बीजेपी के बड़े नेता बैठकों में बैठते हैं, चुनाव कहां से लड़ना है ये उनको बाकी लोगों के लिए तय करना होता है, लेकिन वो उनको कहां से लड़ना है इस पे मानते नहीं। इसमें पार्टी उनको समझाती है, बुझाती है। आपको पता है बनारस मतलब कैसे छूटा बनारस मुरली मनोहर जोशी का कानपुर जाने के लिए, सब मनाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की यह खासियत है, बहुत ही प्रजातंत्रीय तरीके से, जैसे बीजेपी के कोई प्रवक्ता भी कहते ये पार्टी काम करती। तो प्रजातंत्रीय व्यवस्था में भी बीजेपी की आडवाणी जी मान गए हैं गांधीनगर से चुनाव लड़ने के लिए। हम बढ़ते हैं आज के अपने विषय पर, आज के अपने मसले पर। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहमियत रखता है। सबसे पहले इस पर मेरा पॉइंट और उसके बाद मैं आपको अपने आज के बाकी मेहमानों से मिलाऊंगा। बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों का यह वक्त था जहां सब कुछ बढ़िया बढ़िया नजर आता था और इस बात के प्रश्न भी नहीं उठते थे कि क्या गठबंधन कभी टूटेगा। लेकिन एक सियासत बदल रही थी जिसका पैमाना शायद नीतीश कुमार भी नहीं माप पाए, और वो भी भारतीय जनता पार्टी में मोदी की बढ़ती लोकप्रियता। 2009 में थोड़ी बहुत समस्याएं शुरू हुई, लेकिन मतभेद पूरी तरह से उजागर नहीं हुए। फिर 12 जून 2010 को नीतीश कुमार ने उस डिनर को रद्द कर दिया जो बीजेपी के लिए रखा गया था, पटना में होने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान। नाराजगी इस बात को लेकर थी कि बीजेपी ने एक विज्ञापन छापा जो नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाते हुए दिखा रहा था। मतलब साफ था, नीतीश ये तक नहीं चाहते थे कि उनकी तस्वीर सार्वजनिक तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ छपे। यहां तक कि नीतीश कुमार ने उस एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दे दी
जिसने इस विज्ञापन को रिलीज किया था। रिश्ते बिगड़ चुके थे। नीतीश कुमार ने कोसी राहत के 5 करोड़ रुपए भी लौटाए और फिर कभी नहीं लौट पाई सही दिशा में बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती। और फिर 16 जून 2013 को यह दोस्ती टूट गई। तभी से यह सवाल उठने लगा कि फायदा किसका होगा उस दोस्ती के टूटने से, बीजेपी का या नीतीश कुमार का। आज स्थिति यह है कि सर्वे बीजेपी को फायदा दिखाते हैं और नीतीश कुमार को कमजोर बताते हैं। लेकिन इसने यह तय कर दिया कि यूपी और बिहार के बीच किसकी पकड़ ज्यादा होगी। इसमें पूर्वांचल, जिसके गंगा के एक किनारे पर यूपी और दूसरे पर बिहार है, यह बहुत अहम हो चुका है। हम इसी पर आज चर्चा करेंगे और सबसे पहले आपको एक खास रिपोर्ट पे दिखाता हूं इन टूटते रिश्तों की। पहले दोस्ती में दरार और अब एक दूसरे के कट्टर सियासी दुश्मन। 1.5 दशक से भी ज्यादा हुए जब 1996 में दोनों पार्टियां साथ आईं। 1998 में अटल आडवाणी के राज में जेडीयू एनडीए की सबसे भरोसेमंद रही, लेकिन मोदी और नीतीश के दौर में दूरी बढ़ने लगी। सत्ता में साथ होते हुए भी रिश्ते की डोर कमजोर होने लगी। 2009 के लोकसभा चुनाव में नीतीश ने मोदी को बिहार से दूर रखा। 2010 के विधानसभा चुनाव में भी मोदी पर नो एंट्री जारी रही। 2010 में ही अकाली दल के मंच पर दोनों नेता साथ तो दिखे, लेकिन इस तस्वीर पर खासा बवाल हो गया। नीतीश ने मोदी के साथ अपनी तस्वीरें दिखाए जाने को लेकर कानूनी कार्रवाई तक की धमकी दे डाली। रिश्तों में कड़वाहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नीतीश ने कोसी रिलीफ फंड के लिए गुजरात सरकार से मिले 5 करोड़ रुपए तक वापस लौटा दिए। जून 2012 में जेडीयू ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की छवि सेक्युलर होनी चाहिए। यहाँ तक कि दिसंबर 2012 में मोदी की तीसरी जीत के जश्न में एनडीए के सारे मुख्यमंत्री थे सिवाय नीतीश कुमार के, और रही सही कसर उन्होंने दिल्ली आकर अपनी अधिकार रैली में निकाल ली। ये देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा, सबकी इज्जत करने से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा। जहां नीतीश को बिहार की सत्ता का गुरूर था, तो वहीं मोदी की नाव पर सवार हो रही बीजेपी भी खुद को इस टूट के लिए तैयार कर चुकी थी। इसके बाद गोवा में मोदी को चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाया गया और जेडीयू को मनचाहा मौका मिल गया। 16 जून 2013 को दोनों पार्टियों ने 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। गठबंधन टूटने के बाद मोदी बिहार में कई रैलियां कर अपना दमखम दिखा चुके हैं। पटना की हुंकार रैली में धमाकों के बावजूद जुटी भारी भीड़ देखने लायक थी। लोकसभा चुनाव के नतीजे जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन उससे पहले एनडीटीवी के ओपिनियन पोल के नतीजे कम से कम इस बात का इशारा करते दिखते हैं कि अलगाव से सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश का ही हुआ है, जबकि मोदी की अगुवाई में बीजेपी मजबूत हुई। सवाल उठता है कि क्या नीतीश बिहार और पूर्वांचल की सियासत को समझने में गलती कर बैठे या फिर हवा का रुख नहीं पहचान सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो बहुत दिलचस्प है ये मसला। मेरे साथ यहाँ पर संजय सिंह है, फर्स्ट पोस्ट के पॉलिटिकल एडिटर। मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव है, जो कि लीडर है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ उर्मिलेश जी, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, बिहार को समझते हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, जो कि स्पोक्स पर्सन है जनता दल यूनाइटेड के। नवीन उपाध्याय है, जो कि पॉलिटिकल एडिटर है पाइनियर के। मेरे साथ कुछ देर में फोनों पे पंकज सिंह होंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर है उत्तर प्रदेश से। और मेरे साथ पूर्वांचल से इस वक्त, बनारस से इस वक्त मनोरंजन भारती मेरे साथी मौजूद हैं, जो बिहार को मनोरंजन भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मनोरंजन, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। हमेशा से यह आकलन लगाने की कोशिश की गई थी 16 जून 2013 के बाद कि जीतेगा कौन या पकड़ किसकी मजबूत होगी। अभी तक के सर्वेज और प्रोजेक्शंस और एनालिसिस ये दिखाते हैं कि नुकसान रहा है नीतीश कुमार का इस अलायंस के टूटने में। क्या कारण है आपके हिसाब से कि नीतीश कमजोर नजर आ रहे हैं?
देखिए नीतीश निश्चित रूप से कमजोर इसलिए हुए हैं कि एक तो बीजेपी के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ते रहे, तो आधी जगह तो अब उनके कैंडिडेट नहीं होते थे। दूसरा जो एक जनाधार की बात है, जिस ढंग से रामविलास पासवान को बीजेपी अपने साथ ले गई और जो एक सेकुलर अलायंस बनाने की सोच रहे थे नीतीश कुमार कि शायद कांग्रेस और जेडीयू, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम सब मिलके एक फ्रंट बनाए जिससे कि मोदी को रोका जाए, वो नहीं बन पाया। तो अब जो हालत यह है कि जब दो सेकुलर धारा या कहें कि हम जो सोशल जस्टिस की पार्टियां हैं बिहार में, आरजेडी और जेडीयू, वो अलग अलग हैं, तो निश्चित रूप से फायदा जो है बीजेपी को मिलेगा ही। और एक जो थ्योरी है नवीन उपाध्याय है वहां पे, वो भी इस बात को मानते हैं कि यदि आपको नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को रोकना है तो अल्टीमेट एक अलायंस होना चाहिए था आरजेडी और जेडीयू का। मैं आप लोगों को उसके बाद कुछ बड़े दिलचस्प आंकड़े दिखाऊंगा, इसको हम लोगों ने रिसर्च करके निकाला है। फिलहाल सबसे एक ओपनिंग नवीन उपाध्याय कि एक बड़ा गठबंधन होना चाहिए था मोदी को रोकने के लिए, जो नहीं हो पाया। देखिए बिहार में जो परिस्थिति है उसमें अगर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद साथ साथ आते तो शायद परिदृश्य, पॉलिटिकल परिदृश्य इंटायरली डिफरेंट रहता। लेकिन आज लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक ही वोट की राजनीति कर रहे हैं। दोनों आदमी सेकुलर और सोशल जस्टिस के वोटों का डिवीजन कर रहे हैं। उसमें क्लियर एडवांटेज जो है नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। दूसरी एक बात यह भी है कि इस लड़ाई को नीतीश कुमार वर्सेस नरेंद्र मोदी के रूप में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि एक परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है जिसमें कहीं न कहीं लोग देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां पर एक परिवर्तन की लहर और जहां पर ये सामाजिक न्याय और सो कॉल्ड सेकुलर वोटों का डिवीजन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में नेचुरली जो है एडवांटेज नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। हम मानते हैं कि इसमें बेसिकली एक कंट्री वाइड, और बिहार उसे अछूता नहीं, एक परिवर्तन की लहर है और उसमें और सारे चीजें जो है सेक्युलर वोट बढ़ रहा है, नवीन आप कह रहे हैं, और एक परिवर्तन की लहर है। संजय, आपको भी लगता है? देखिए, उसके बाद में जीवीएल और डॉक्टर अजय आलोक के पास जाऊंगा। बिहार की जो स्थिति है वहां पे निश्चित तौर पे नीतीश कुमार का एक बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ है बीजेपी से अलग होना, क्योंकि मुस्लिम वोट जिस तादाद किस में तरह से रह सकते थे नरेंद्र मोदी अगर बीजेपी के सबसे बड़ा चेहरा है तो नीतीश कुमार के पास चॉइस क्या थी? दूसरी तरफ ये देखिए कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति कई बार आउट ऑफ वे जाकर के, जिस तस्वीर की आप चर्चा कर रहे थे और लुधियाना में जो रैली हुई थी, नरेंद्र मोदी आउट ऑफ वे जाकर के नीतीश को वो मनाने के लिए हाथ उठाया। हाँ, ये सब बात है। और मेरे पास एक नरेंद्र मोदी का बयान भी है जहां पर उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ भी की है। एक नरेंद्र मोदी का मेरे पास बयान भी, ये भी बात फैक्ट है, और ये रिश्ते बिगड़ने के बाद का बयान है। शरद यादव कन्वीनर थे, उनके बहुत सारे लोग मंत्री थे, और बिहार का एनडीए के पर्सपेक्टिव में एक अहम स्थान उस तरह से रहा है। जिस समय यूपी में बीजेपी की सीटें कम हो गई थी 99 में, उस समय बिहार था जिसने एनडीए को बचाया, बीजेपी को बताया। मतलब उस समय 40 सीटें। मैं भी आपको सब सारे आंकड़े दिखाऊंगा, ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की रिलेशनशिप। 20 सीटें आ गई थी। अभी वहां पे जो परिदृश्य है बिहार में, बीजेपी का वर्कर काफी चार्ज है, नेता और वर्कर। जेडीयू में एक डिस्पोंडेंसी का मूड जरूर है। वो मतलब सारा कुछ नीतीश कुमार के ऊपर सेंट्रिक है। उनका जो इंथुजियाज्म है वो कार्डर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। लालू यादव जरूर उनके यहां से डिजर्शंस हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आरजेडी का कार्डर अभी भी उतना डिमोरलाइज नहीं है जितना नीतीश कुमार का है। बिल्कुल ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग वहां पे सिनेरियो है। उस स्थिति में कैंडिडेट के बंटवारे, टिकटों के बंटवारे के बाद थोड़ा सा सिचुएशन इसलिए चेंज होता है क्योंकि जब पूरा टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लोकल लेवल पे भी कैंडिडेट वाइज वो इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि अभी तक मोदी बनाम लालू बनाम नीतीश था, वो कैंडिडेट भी फाइट में आएंगे तो कैंडिडेट साथ में पार्टियां, तो हो सकता है उसके बाद के सिनेरियो में थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन एज ऑफ नाउ एडवांटेज क्लियरली बीजेपी है। आप मानते हो एडवांटेज क्लियरली बीजेपी है? देखिए, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जब भी ये कहा जा रहा है, मैं दूसरे प्रदेशों हम लोग बिहार से शुरू करके फिर हम बड़े पूर्वांचल की तस्वीर को देखेंगे। मैं दूसरे प्रदेशों की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जब कहा जाता है कि मोदी की लहर है, ये जो लहर शब्द है, आई थिंक इसकी मीनिंग, इसका अर्थ जो है गलत तब लगाया जा रहा है। ठीक है। अगर लहर है, बढ़त तो मैं मान सकता हूं, क्योंकि जो हालात हैं उसमें गठबंधन टूटा है नीतीश कुमार और बीजेपी का। उसमें बीजेपी 12 सीटें पहले भी पाई थी इस गठबंधन में, ठीक ठाक उन्होंने पाई थी। उनका रिकॉर्ड अगर देखिए बहुत बेहतर रहा है उस गठबंधन में भी।
और जो सोशल बेस बीजेपी का है कांग्रेस के खत्म होने के बाद, बिहार में जब कांग्रेस का पराभव हुआ तो बीजेपी ने जो अपर कास्ट जो वोट थे जो कांग्रेस के पास जाता था, जो सामाजिक आधार, वो तुरंत शिफ्ट हो गया था। इसके अलावा बीजेपी ने एक बहुत दिलचस्प काम किया था बिहार में, जो आमतौर पे राष्ट्रीय मीडिया में नहीं आया। वो अयोध्या और शिलान्यास और जो कम्युनल पॉलिटिक्स का जो एक लंबा अभियान चला, उसमें उन्होंने ओबीसीज, नॉन यादव ओबीसीज में बहुत जबरदस्त काम किया था और उसका उनको थोड़ा बहुत फायदा मिला। तो ये उनके पास आधार था, अपर कास्ट प्लस ओबीसी का एक छोटा तबका, इस तरह के पोलराइजेशन से उन्होंने फायदा। अब जो लहर लोग कह रहे हैं, मुझे लगता है वो बढ़त और लहर के बीच फर्क नहीं महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बिहार में अभी बीजेपी को बढ़त हो सकती है, वो भी तब जब रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग उनके साथ जुड़ गए। अगर लहर होती तो मैं नहीं समझता कि रामविलास पासवान को 7 सीटें देने को तैयार हो जाती बीजेपी, और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता को वो 3 सीटें देने को सहर्ष तैयार हो जाती। भैया लहर में पतवार उड़ जाती है, भैया पतवार उड़ जाती है। मैं कहता हूं अगर ये लहर है, पतवार नहीं उड़ रही है, थोड़े पत्ते हिल रहे हैं, थोड़ी बढ़त है। और जो बात कही जा रही है कि भाई लालू यादव और नीतीश कुमार एक होते, ये तो कल्पना की बात है, ये तो संभव नहीं है। लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए, लालू प्रसाद यादव लगातार कुछ गलतियां किए हैं हाल के दिनों में। आप रामकृपाल यादव का छिटकना देख लीजिए, आप जदयू की तरफ से भी गलतियां हुई हैं, तो वो इन दोनों ने गलतियां की हैं। अब क्या आगे होगा ये 10-15 दिन में ठीक है। अब मैं जीवीएल नरसिम्हा राव और डॉक्टर अजय आलोक, थोड़ा सा आप लोगों ने पेशेंस रखा है, रखिए अब इत्मीनान से जरा पूरा पैनल ध्यान से इस ग्राफिक को देखे और समझे। जीवीएल आंकड़ों को समझते, मैंने कहने वाला था आंकड़ों से खेलते तो नहीं यार, समझते हैं जीवीएल आंकड़ों को। अब देखिए कि क्या ये रिश्ता था और कैसे तब्दील हुआ। 1996 की, मनोरंजन आप भी ध्यान से देखिएगा, 1996 की तस्वीर लोकसभा की, भारतीय जनता पार्टी, इसको शिवानी अगर आप फुल स्क्रीन वापस दे सकते हैं मुझे। 1996 में 32 सीटें बीजेपी ने लड़ी, 18 जीती भारतीय जनता पार्टी ने, बहुत अच्छी स्थिति। जेडीयू ने 20 सीटें लड़ी और 6 सीटें जनता दल यूनाइटेड ने जीती। अब हम आते हैं 1996 से आगे की स्थिति में, और इस परिवर्तन को जरा समझते रहिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के रिश्ते की तस्वीर है। हम आगे बढ़ते हैं। 1998 में 32 सीटें लड़ी बीजेपी ने, जीती 20 सीटें। दिलचस्प लड़ी, ये जो संजय सिंह जिसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे, ये पीरियड वो था जहां यूपी में कमजोर पड़ रही थी अगर बीजेपी, बिहार में बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया। 21 जेडीयू लड़ती है, 10 सीटें जीतती है जनता दल यूनाइटेड। इसको और अगर हम आगे बढ़ाएं और देखते जाए, इसको समझिएगा थोड़ी बारीकी से, हम आपको कतई भी आंकड़े नहीं दे रहे हैं विधानसभा के। 1999, ये देखिए कमाल की परफॉर्मेंस बीजेपी की। बिहार में 29 सीटें लड़ती है भारतीय जनता पार्टी, 23 सीटें जीतती है भारतीय जनता पार्टी। जेडीयू 23 सीटें लड़ती है और 18 सीटें जीतती है। अब आप समझ सकते हैं कि इस गठबंधन की ताकत क्या है 1999 में। 2004 की स्थिति देखिए, यहां से प्रबलता साबित होती है नीतीश कुमार की इस गठबंधन पे। बीजेपी 16 सीटें लड़ती है जबकि जेडीयू 24 सीटें लड़ती है। जीतती हालांकि बीजेपी 5 सीटें हैं और जेडीयू 6, यानी कि सिर्फ 1 सीट ज्यादा जीतती है जनता दल यूनाइटेड, लेकिन लड़ती है जनता दल यूनाइटेड 8 सीटें ज्यादा बीजेपी से। यहां से जेडीयू डोमिनेंट पार्टनर बनता है इस गठबंधन का। और 2009 में देखिए स्थिति क्या, बीजेपी परफॉर्म लगातार अच्छा कर रही है। जरा इसको ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं है कि औसतन किसी भी हिसाब से बीजेपी के परफॉर्मेंस खराब होती है, लेकिन जेडीयू सीनियर पार्टनर है, नीतीश कुमार बड़े सहयोगी है इस गठबंधन के। बीजेपी 15 सीटें लड़ती है, जीतती है 12 सीटें, जबकि जनता दल यूनाइटेड 25 सीटें लड़ती है और जीतती है 20 सीटें। यानी कि बिल्कुल स्पष्टता से मैंने आपके सामने साबित कर दिया है कि 2004 से लेकर 2009 की स्थिति तक, 2012 में 13 में गठबंधन नीतीश कुमार जेडीयू बीजेपी अलायंस के प्रबल पार्टनर थे, बीजेपी नहीं।
पहला रिएक्शन जीवीएल आपका, फिर मैं डॉक्टर अजय आपके पास एक जी, इस पे जी। झारखंड पहले का पीरियड झारखंड का एलिमेंट है क्योंकि 2004 वो- के जी, पहले बिल्कुल, उसके पहले झारखंड यूनाइटेड बिहार था और 2004 के बाद नीतीश कुमार चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट हुए हालांकि थे। आए बिल्कुल सही 2005 बात। हाँ, में। मेरे पास तो वो उस भी था समय क्योंकि से उनका वर्चस्व वो सीटें बदलती हैं झारखंड के बाद। हाँ जी, प्लीज। इसका एक कारण ये था कि जेडीयू झारखंड अलग हो गया था, अलग राज्य बन गया था, जहां भाजपा की ज्यादा ताकत है और जेडीयू को, लेकिन बीजेपी ने ज्यादा स्पेस ओवर द इयर्स दिया है। 2004 से 2009 के में बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन सीटें हक के साथ, अधिकार के साथ जेडीयू ज्यादा लड़ रही थी। आपकी सीनियर पार्टनर उस गठबंधन में नीतीश कुमार थे। मैं ये पॉइंट इसको बिल्कुल इसका एक मुख्य कारण ये था, नीतीश बने थे उस समय पहली बार, उस समय बीजेपी की सीटें ज्यादा थी जेडीयू से। जो एक कारण इसका ये था कि एक तो असेंबली इलेक्शंस में उनको मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी के नेता ने आगे किया था, जबकि नीतीश कुमार के खुद की पार्टी में विरोध था उनका। जॉर्ज फर्नांडिस नहीं चाह रहे थे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बने, लेकिन भाजपा के नेता ने समझा सही है और उनका समर्थन किया और जॉर्ज साहब से भी बात करके उनको एक मुख्यमंत्री के रूप में आगे किया है। और उसके बाद लगता है कभी ज्यादा सीट लड़ रही है। अच्छा, विधानसभा का भी आपने आंकड़ा नहीं दिया है। सही बात है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का हिट स्ट्राइक रेट जो है जेडीयू से काफी बेहतर रहा। उसके बावजूद सीटें जेडीयू, मैं उसके भी आंकड़ा दे सकता हूं। इसके बावजूद ज्यादा सीट दे रहे थे, लेकिन एक मिनट, मेरे पास लिखा हुआ, मैं आपको सुना देता हूं। 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 102 सीटें लड़ी, 102 सीटें लड़ी भारतीय जनता पार्टी ने 91 सीटें जीती। ये बात सच है, आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, ये मैं कतई नहीं कह रहा हूं। 102 में से 91 सीटें एक अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। अगर आपने 102 सीटें लड़ी तो जेडीयू ने, ये पूरा पैनल जानकार समझदार लोगों का है, इसको सुने, जेडीयू ने 141 सीटें लड़ी और फिर जेडीयू ने 115 जीती। प्रश्न बड़ा साफ है कि 2004 से लेकर 16 जून 2013 तक जब आपकी अलायंस टूटी, नीतीश कुमार इस अलायंस के डोमिनेंट पार्टनर थे, आप नहीं। बिल्कुल, जेडीयू पिछले विधानसभा में, पिछले 2 लोकसभा में जेडीयू डोमिनेंट पार्टनर थे। इसलिए उनको लगा कि हमारी ताकत की वजह से भाजपा जीत रही है। इस तरह की गलतफहमी हो गई थी नीतीश कुमार को, और उसी गलतफहमी के दौरान वो काफी डिक्टेट करना शुरू किए बीजेपी को। बीजेपी के इंटरनल डायनेमिक्स पर वो कमेंट करना चाहा और बीजेपी की लीडरशिप पर वो खुद अपना निर्णय लेने चाह रहे थे, और ये बिल्कुल कतई भाजपा के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। डॉक्टर अजय आलोक, क्यों इतना बिगड़ा रिश्ता कि आपके हाथ में जब इस अलायंस का वरद हस्त था, वो तो वरद हस्त गया ही गया, आपका रिश्ता भी टूट गया? विज्ञान जी, ऐसा है कि किसी भी अलायंस जी वो अपने मूल सिद्धांतों पे चलता है। जब भारतीय जनता पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई, हमारे इतना बात बोलने पे भी, कौन से मैं सबकी बातें सुन रहा था। बोले जब अलायंस हुआ, मूल सिद्धांत का नाम है नरेंद्र मोदी। हाँ, मूल सिद्धांत का नाम है अजय आलोक जी नरेंद्र मोदी। आप बोलिए अजय जी, पूरा समय दूंगा आपको। हाँ, जब विवादास्पद मुद्दों को अलग हटके अलायंस बना था और जब हमने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे लोगों को अगर आप आगे लाते हैं, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाते हैं, जो कि सिलेक्टिव ग्रोथ में बिलीव करता है, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं लेता है, समाज के सभी तबकों में उसका विश्वास नहीं है, सभी धर्मों में उसका विश्वास नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पे आप प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारा इस अलायंस में रहना संभव नहीं होगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी 1996, 1905 में, 2005 में भी, 9 के भी चुनाव में भी, और इनफैक्ट इनके सुशील मोदी ने भी कहा था कि जब बिहार में मैं मौजूद हूं तो दूसरे मोदी की क्या जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी भाषा समय समय पे बदलते रहते हैं, इसकी अलग बात है। आज इसी के कारण हम भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए। ये एक बड़ा कठिन निर्णय था। आप देखिए विज्ञान जी, हम 207 बिल्कुल लेके आराम से सरकार चला रहे थे। कोई व्यक्ति इतना बड़ा मूर्ख नहीं होता है कि 207 की अपनी अच्छी खासी मेजोरिटी छोड़ के 116 पे हम आ जाएंगे और आज एक तलवार की धार पे हम सरकार चला रहे हैं। ये सिद्धांतों के कारण हुआ। इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए जो नीतीश कुमार ने लिया, और वो तैयार भी हैं कि अगर ऐसी नौबत आई तो ठीक है, सरकार जाए चाहे जाए,
लेकिन सिद्धांतों से हम नहीं डिगेंगे। ठीक है, बात नंबर सिद्धांत से हमने मनोरंजन, एक मिनट मैं आऊंगा एक छोटा सा ब्रेक है। मनोरंजन जल्दी से एक पॉइंट, क्योंकि मैंने ये आंकड़ों के आधार पर साबित करके बताया कि भाई 2004 से लेकर 16 जून 2013 तक इस अलायंस के डोमिनेंट पार्टनर नीतीश कुमार थे। तो सारी अड़चन, सारी दिक्कत, सारा दर्द, सारा गुबार नरेंद्र मोदी पर था। क्लियर? जी हाँ, निश्चित रूप से। और शायद नीतीश कुमार ने ये कैलकुलेट किया कि वो जब इस अलायंस से निकलेंगे तो उनके साथ जो उनका वोट बैंक है और फिर मुस्लिम वोट भी जुड़ेगा। अब इस चुनाव पे देखना ये जरूरी है कि कितना जो एमओआई का जो लालू यादव का कॉम्बिनेशन है वो कितना इंटैक्ट रहता है, और नीतीश कुमार का जो महादलित, ओबीसी और जो मुसलमानों का वोट है वो की फैक्टर होगा अब नीतीश कुमार के सर्वाइवल के लिए। वक्त हमारे लिए ब्रेक का, और विलेश जी कुछ कहना चाहते हैं? आप कहीं मत जाइएगा, हम वापस आएंगे। पूरा समय हम इस बहस को दे रहे हैं। मेरा जो पॉइंट था, इसीलिए मैंने उसको आंकड़ों के आधार पर आपके सामने रखा कि बड़ा स्पष्ट था, नीतीश कुमार का एनडीए छोड़ना नरेंद्र मोदी का इंपैक्ट है। क्योंकि जब तक नरेंद्र मोदी स्थिति में उभर कर नहीं आए थे भारतीय जनता पार्टी की, नीतीश कुमार इस अलायंस के प्रबल पार्टनर थे और बहुत अच्छी तरह से ये अलायंस चल रही थी। मैं वापस आ रहा हूं, बहस जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट, टारगेट 270।